हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत आपकी बोर्ड परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग उन टॉपिकों को लेकर आएंगे जो कि आपकी 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। वैसे पढ़ने के लिए हम लोग तो सारे बिंदुओं को हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन परीक्षा के हिसाब से कौन सा बिंदु आपका महत्वपूर्ण है उसको थोड़ा से ध्यान में रख चलना है। आपका हमने पहला टॉपिक यानी आपका अध्याय 1 आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं जो होंगी उनको भी देखेंगे और उनके समीकरण को भी देखेंगे। हाँ, पहले पेपर में आता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, बहुत से लोगों के माइंड में बात आती है कि हमने फला बुक से पढ़ा है, हमने नोट बनाया है, इसको रट्टा मार लिया है। एकदम रट्टा नहीं मारना है, कुल शब्द को देखना है कि आखिर में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। तो मेरे पास जो पहला वर्ड है रासायनिक अर्थात केमिकल, अभिक्रियाएं अर्थात रिएक्शन, यानी जो भी दो या दो से अधिक तत्व एवं यौगिक आपस में जो भी क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और उन्हीं अभिक्रियाओं को यदि उनके संकेतों के रूप में रखा जाए तो वो आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम बात करें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हमने हाइड्रोजन में जल मिलाने की बात करी और हमने रूल के तहत हमने इसको मिला दिया तो हमें जल बन करके तैयार हो गया। देखिए, जल बन के तैयार हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमें पता है कि इस समीकरण में हमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में मुझे इनकी परमाणुकता का ज्ञान, इनकी संयोजकता का ज्ञान यदि हमें भरपूर मात्रा में हो, हमने तो देखो ऐसे ही कर दिया, लेकिन ये समीकरण कैसे किया गया है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करना भी सिखाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा, जो भी तत्व हो या यौगिक, हमने तत्व की बात करी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो हमारे रसायन हैं। यदि ये दो रसायन आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, तो क्रिया करके आपको एक नया उत्पाद बना देते हैं, ठीक है। और यह अभिक्रिया आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। और इन्हीं अभिक्रियाओं को उनके प्रतीकों एवं संकेतों के रूप में अगर रख देते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन का संकेत H लिया है, ऑक्सीजन का संकेत का लिया है O लिया है, और यहाँ पे जल का संकेत का है आपको H2O लिया है। यानी हमने यहाँ पे इन अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में रख दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो पहले हमको देखना है कि आपके चैप्टर में कौन कौन से रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण पढ़ने हैं। पहले हम उन अभिक्रियाओं के नाम जान लेते हैं कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद हम लोग सबके देख लेते हैं कि उन अभिक्रियाओं का समीकरण कैसे बनाना हमको है। पहले हम नाम जानेंगे कि कौन कौन सी मुझे अभिक्रिया पढ़नी है। और जैसे हमने इस समीकरण को बड़ी आसानी से बैलेंस कर दिया, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर में वो कौन कौन से हमें घटक या कंपोनेंट चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग इस समीकरण को बड़ी आसानी से कर पाएँ। एकदम बता रहे हैं कि आप रासायनिक समीकरण अभी तक कभी पढ़े ही नहीं होंगे जितना हम आसान तरीके से आपको देने वाले हैं। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिस पर झूठ बोलने वालों की भरमार पड़ी हुई है। थंबनेल पे लगाते कुछ और, दिखाते कुछ और हैं और रिजल्ट आता कुछ और है। लेकिन नहीं, हम लोग जो कहेंगे हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसको हम रसायन विज्ञान बोलेंगे, केमिस्ट्री। इस विषय से लड़के हमारी ये नई जो पीढ़ी है इतनी दूर भागती जा रही है। अगर उसको ढंग का बेस मिल जाता तो हम बल्कि फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ से ज़्यादा केमिकल पर ध्यान देते, तो बल्कि हम कहीं ना कहीं केमिकल इंजीनियर हो जाते और अन्य विकसित राष्ट्रों की तरह भी हम अपने देश में भी कुछ नई चीज़ें बनाते। हम लोग दूसरे पर निर्भर हैं, बस मंगा लेते हैं दूसरे से, लेकिन अपने यहाँ का क्या है आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो पर किसी को भड़काने वाली चीज़ें नहीं है। मेरे भारत का क्या है यहाँ पे, यहाँ तक जिस माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हो, ये आपका यूट्यूब चैनल भी भारत का नहीं है, ये पता होगा आपको।
तो हम कुछ सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग सीखें। भले ही ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको हम रासायनिक समीकरण सिखा के ही छोड़ेंगे। तो सबसे पहले जान ले कि चैप्टर में कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़नी है। पहले कुछ लोग बच्चे इंतजार में होंगे कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़नी है, तो वीडियो बहुत छोटा लीजिएगा, ज़्यादा लंबा भी करने का प्रयास नहीं करेंगे। मतलब बाई चांस थोड़ा लंबा हो जाएगा तो काम की ही चीज़ें होंगी। तो हम इसको हटा करके यहाँ पे पहले हम बात कर लें कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी अभिक्रियाएँ हैं। तो पहले जान लेते हैं कि संयोजन अभिक्रियाएँ हैं, संयोजन अभिक्रियाएँ या अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद दूसरा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ेंगे संयोजन वियोजन के बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ, इसके बाद आपको हम ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया। इसके बाद आपका ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद 6 नंबर पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको हम उपचयन भी कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। और एक होगा अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया। और एक होगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को जान लेना उचित होगा कि पहली टॉपिक आपके बुक की होगी, लेकिन इस टॉपिक से आपको 1-2 समीकरण आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। या तो डिफाइन करने को दे दे या तो समीकरण दे दे, किसी न किसी माध्यम में आपके पेपर में रहेगा। अभी हम देख रहे हैं कि मेरे सामने संयोजन है, वियोजन है, प्रतिस्थापन भी है। अब हम प्रतिस्थापन को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया भी बोलेंगे। तो या तो पूरा लिख दीजिएगा विस्थापन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया जो होती है आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। इसमें एक टॉपिक आपका हो जाएगा, इसको कह सकते हैं कि सिंगल, या हम कह सकते हैं कि केवल विस्थापन ही बोलेंगे। तो इसको हम एकल, क्योंकि एकल अभिक्रिया, और इसको हम एकल प्रतिस्थापन का पूरा नाम दीजिएगा, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यह हो जाएगा द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब हम पहले इसके नाम को जान लें कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हम बारीकी से पढ़ेंगे और इसको हम समीकरण के रूप में भी रखेंगे। समीकरण के रूप में रखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अभिक्रिया को सीखने के लिए मुझे किनकी आवश्यकता होगी, वो चीज़ हमको तैयार करना होगा। तो पहले मैं यहाँ पे कहीं साइड में मैं लिख देता हूँ, आपको
तत्वों की जानकारी, तत्वों की जानकारी। और मन में आपके ख्याल आ रहा होगा कि कितने तत्वों की जानकारी रखें। तो अगर ज़्यादा अगर पढ़ना, जैसे हम तो नॉर्मली 20 से ही बताते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप 20 से 30 तत्व प्रारंभ से आपको पढ़ने हैं। पहली चीज़ें, नंबर 2, परमाणुकता हमको याद होनी चाहिए। मैं जो लिख रहा हूँ उसको आप ज़रूर तैयार करिएगा। परमाणुकता हमें चाहिए। परमाणुकता हमारी आपके समीकरण बैलेंस करने में, मुझे देखा जाए तो परमाणुकता में, तो परमाणुकता के कई पार्ट हैं। आपका एक परमाणुक, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणुक, बहुपरमाणुक। लेकिन मुझे ज़्यादातर आवश्यकता क्या है? एक परमाणुक। अब पता करना होगा कि एक परमाणुक हमारे कौन कौन से हैं। इसके बाद द्विपरमाणुक कौन कौन से हैं? द्विपरमाणुक। और मुझे समीकरण बैलेंस करने में 2 ही की आवश्यकता है, लेकिन मैं तीसरा बता दे रहा हूँ कि त्रिपरमाणुक भी आपको बता दे रहे हैं। त्रिपरमाणुक, अगर आपको इसको विस्तार से देखना है, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको समीकरण बनाने नहीं आएगा तो मैं तो कह दे रहा हूँ जीवन में नहीं आएगा। आप कितने भी वीडियो तमाम देखे होंगे, उसको खंगाल कर देख लीजिएगा। लेकिन ये तरीका जो बता रहे हैं, इतनी जानकारी लेके मेरे सामने आओ और मैं तुमको समीकरण बैलेंस करना, ऑनलाइन तो छोड़िए, ऑफलाइन मैंने कितने लोगों का कल्याण किया हुआ है। आप ऑनलाइन अगर नहीं पकड़ पाते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हमें ये चीज़ आपके बताने के बावजूद भी नहीं आई। तो हो सकता है कि मुझे ऑफलाइन हाथ लगाना पड़े। आप जानते हैं गुरुजी का व्यवहार ऑफलाइन में होता क्या है? मेरे पास एक बहुत ही मारक क्षमता वाला यंत्र भी है, बहुत ही मारक क्षमता का यंत्र है। जैसा कि देख ले रहे हैं ना कि जिसको समीकरण नहीं आता होगा, ये कन्फर्म है कि इसके प्रभाव से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर हम देखें तीसरी चीज़ें, इसमें कौन सी चीज़ है? तो हमने कहा संयोजकता। अब संयोजकता निकालने आता है तो ज़रूर है कि संयोजकता से हमें, इस संयोजकता को निकालने में हमें वहाँ पे 2-3 चीज़ें, उधातु है कि अधातु है कि अक्रिय गैस है, इसका भी हमको पता आसानी से लग जाएगा। हम परमाणुकता पढ़ रहे थे, संयुक्ता पढ़ रहे थे और तत्वों की जानकारी। तत्वों की जानकारी का मतलब है कि आप उनके कम से कम नाम, उनके तत्वों के नाम के साथ उनके जो प्रतीक होंगे वो हम सिंबल, जैसे हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, ऐसे पढ़ लेंगे। उनके परमाणु क्रमांक को पढ़ लेंगे, किसका कितना होता है। और संयोजकता के माध्यम से क्या जानेंगे? धातु की भी जानकारी हमें हो जाएगी और अधातु की जानकारी हो जाएगी, और कौन कौन सी इसमें अक्रिय हैं इनकी भी जानकारी हमको हो जाएगी। अक्रिय गैसें हैं, इनकी जानकारी हमको हो जाएगी। यानी अब हम इन 3 चीज़ों को आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत न हो। अभी हम देखें तो मैं यहाँ ब्रैकेट लिख रहा हूँ कि एक परमाणु कौन होता है, द्विपरमाणु कौन होता है, 3 परमाणु क्या होता है। अच्छा, परमाणु एटॉमिसिटी, ये परमाणुकता होती क्या है? यानी किसी भी अभिक्रिया में जो भी आपका तत्व है और वो अकेले क्रियाशील हो जाता है या अकेले भाग ले लेगा, अकेले लड़ लेगा, तो वो क्या होगा? एक परमाणु। लेकिन अकेले नहीं लड़ पाता है, उनके 2 परमाणु सक्रिय होंगे, 2 परमाणु मिलकर क्रिया में भाग लेंगे तो द्विपरमाणु। जिनके 3 परमाणु क्रिया में भाग लेंगे तो क्या कहलाएगा? वो त्रिपरमाणु। तो अब हमको, जैसे कि अक्सर देखे होंगे, हमने सोडियम लिया था, इसके साथ क्लोरीन लिया था, तो धातुओं का 1 परमाणु और अधातुओं का 2 परमाणु। ये मुझे यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा कि अगर धातु है और धातुओं की जानकारी कहाँ से होगी? बैलेंसी से होगी। अगर ये इतनी जानकारी आप रख लिए तो गारंटी तो मैं ले ही ले रहा हूँ, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। आप ऑफलाइन हमारा परिचय प्राप्त कर सकते हैं गुरुकुल क्लासेज धानापुर। ये आपके उत्तर प्रदेश का एक मात्र छोटा सा जिला है, चंदौली जिला। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, कोई बच्चा हो उसको केमिकल
केमिकल इक्वेशन बैलेंस न करना आता हो, हमको बस कमेंट करके देखे, उसको हम कितने बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हाँ मुझे हर हालत में लेकिन ये चीज़ें आपको जाननी आवश्यक है। अगर हम देखें तो एक परमाणु की बात कहे थे, तो एक परमाणु क्या होता है? धातु। धातु हमारा जो होता है एक परमाणु होता है। कुछ लोगों के मन में आएगा धातु क्या होता है, तो बैलेंसी वाला हमारा वीडियो अगर देख लेगा, वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में तमाम पड़े हुए हैं, वहाँ देखेंगे, हमने बैलेंसी निकाल कर दिखाया भी है। चलिए अब द्विपरमाणु क्या होता है? अधातु। तो अभी हम थोड़े थोड़े में दे रहा था। धातु के साथ साथ अगर देखा जाए तो अक्रिय गैसें भी हैं। अक्रिय गैसें देखते हैं, ये चीज़ पहले यहाँ से नोट करिएगा। इतने रट्टा मारिए हम जो बोला था कि तत्व कौन कौन से हैं, परमाणुकता कौन कौन सी होती है, इसके बाद संयुक्ता कौन कौन सी होती है, कितनी। तो हमने धातु के साथ बोला है हैलोजन। हैलोजन। अब हैलोजन वर्ग क्या होता है? तो इस वर्ग में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 चीज़ें आती हैं। हैलो का अर्थ होता है साल्टे मानी नमक, यानी आपको वो क्या चीज़ें होंगी, वो ज़रूर नमक में आपको दिखाई देंगी, यानी इसका अर्थ ही होता है नमक। अब हम त्रिपरमाणु की बात करें तो त्रिपरमाणु में केवल इकलौता हमारा ओजोन आता है। ओजोन हमारा त्रिपरमाणु है, इसका हमने संकेत देखा है O3। अब रहेगी बात कि कौन कौन से धातु होते हैं, कौन कौन से अधातु होते हैं। तो हम आपको कहें तो ऐसे ही बता दें, या तो हम इनको बनाने से पहले आपको मैंने संयुक्ता भी निकाल के दिखाना उचित समझा है। तो आप यदि इसको उतार लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो मैं इसको तुरंत मिटा करके पहले बताने का प्रयास करूँगा कि संयोजकता कैसे निकाली जाती है। और संयोजकता निकालेंगे हम लोग आप बाउ के नियम से, ठीक है। और आप बाउ के बाद एक क्या है, बोहर बरी है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हमने कहा कि संयोजकता निकालेंगे हम लोग आफ बाउ के नियम से, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आफ बाउ से क्या निकाला जाता है। आफ बाउ से हम बैलेंसी नहीं निकाल सकते। आफ बाउ से केवल उसका कक्षा में स्थान, जैसे कि आप चार्ट देखेंगे हमारे पीरियड टेबल में 118 तत्व हैं, अगर उनकी स्थिति का पता लगाना होगा कि नहीं हाइड्रोजन हमारा कौन से आवर्त में है, कौन से वर्ग में है। तो जैसा कि हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं, जिसमें से आपको 92 तत्व आपके प्राकृतिक होते हैं और 26 तत्व जो होते हैं वो आपके कह ले कि कृत्रिम होते हैं, यानी मानव निर्मित होते हैं। कहीं न कहीं अभी भी प्रकृति का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। हमने इस दुनिया में हम 2026 में जी रहे हैं, लेकिन हमने 26 तत्वों की सही जानकारी प्राप्त की है। 118 तत्व हमारे हो गए। इन 118 तत्वों का जो पीरियोडिक टेबल होगा, जिसमें देखेंगे कि 7 आवर्त होते हैं, यानी हम बात करें ऐसी लाइनें होंगी, ये आपकी कितनी होंगी, ये टोटल 7 खाने बने होंगे। 7 खाने बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके आवर्त कहलाएंगे। लेकिन अगर हम खड़ी खड़ी लाइनें, वर्टिकल लाइनें अगर ऐसे खींच रहे हैं, तो ये वाला आपका खड़ा खड़ा जो है वो वर्ग कहलाएगा। आपको 18 वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं और 7 क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। इनकी जानकारी हो गई। तो थोड़ा सा हम यही बगल में पहले संयोजकता निकालेंगे। संयोजकता से हम धातु, अधातु, अक्रिय गैस की हम स्थिति का भी पता लगाएंगे कि आखिर में ये फला कोई भी तत्व है तो वो धातु होगा कि अधातु। आपने डिफिनेशन तो बहुत से पढ़ा होगा, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो धातु कहलाते हैं, जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु, जो किसी से क्रिया ही नहीं करते उसको हम अक्रिय गैस कहते हैं। इनको कई नामों से जाना जाता है,
अक्रिय गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, इसको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं। ये तमाम नामों से जानी जाती है। अब हम आप लोगों को थोड़ा से बैलेंसी 2-4 निकाल कर दिखा लेता हूँ और उस बैलेंसी को बगल में रखे रहिएगा। इन तीन की मदद से हम आसानी से समीकरण बनाना सीख लेते हैं। इसके बाद आपके बोर्ड पेपर में इनमें से कोई भी आता है, आप अभिक्रिया रट्टा नहीं मारेंगे, बस समझ जाएंगे कि किसमें क्या होता है। जैसे बात करें ऑक्सीकरण में, इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है। अब चयन की बात करेंगे, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी ऊष्माक्षेपी की बात करें, इसमें क्रिया करने के बाद ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माशोषी में क्या होता है, क्रिया होने के बाद इसमें क्या होती है, इसमें ऊष्मा मुक्त नहीं होती है। प्रतिस्थापन में हम पढ़ेंगे 2, यानी एकल प्रतिस्थापन और द्वि। इसमें प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जो कि कम क्रियाशील वाले तत्व हैं अधिक क्रियाशील वाले तत्वों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी उनकी जगह से इसको हटा देता है। वियोजन का मतलब होता है, इसको अपघटन भी कहते हैं। वियोजन का अर्थ होता है टूटना और संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक यदि आपस में जुड़ते हैं उसको क्या बोलेंगे, हम संयोजन बोलेंगे। और गर्म करने पर या उष्मा देने पर या प्रकाश की उपस्थिति में वो टूट करके अलग हो जाते हैं, उसको हम वियोजन बोलेंगे। अब हम पहले आपको 2-4 बैलेंसी निकाल दें। जैसा कि हमने कहा कि आप बाउ का नियम, तो आप बाउ के नियम से हम केवल तत्वों की स्थिति का पता लगाएंगे कि कौन तत्व हमें किस स्थान पे प्राप्त होगा, उसका नंबर क्या होगा, उसका आवर्त क्या होगा, उसका वर्ग क्या होगा। लेकिन अब हम बोहर-बरी की बात करेंगे, तो बोहर-बरी के माध्यम से अगर देखेंगे तो हमें उसकी सही जानकारी मिल जाती है कि कैसे हम बैलेंसी निकालते हैं। मैं बैलेंसी भी निकालूंगा, साथ साथ में मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि कौन धातु है कौन अधातु है। अब हम लोग अब इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। मैं बैलेंसी करने के बाद इसको विस्तार से 1 बाई 1 बताऊंगा, क्योंकि आपके बोर्ड में 2026 में ये तय है कि छप के रहेगा और आपको हर साल पूछा भी गया है। तो पहले हम कैसे बैलेंसी निकालेंगे, हम संयोजकता निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। तो आपने देखा कि 118 तत्व हैं। अब 118 तत्वों को हम 4 ग्रुपों में या कहीं 4 वर्गों में बांटेंगे। वो 4 वर्ग कौन से होंगे हमारे, KLMN, यानी ये आपके बोहर-बरी महोदय, ये हमारे जो 2 साइंटिस्ट हैं, इनकी मदद से बोहर-बरी का, या हम कह सकते हैं बोहर-बरी द्वारा हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक हम विन्यास करेंगे बोहर-बरी द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो यहीं पर सारी स्थितियाँ कन्फर्म हो जाएंगी। तो पहले मैं एक कॉलम बनाऊंगा, एक कॉलम में हम तत्व रखेंगे, एक कॉलम तत्वों का हो जाएगा, दूसरा कॉलम हमारा हो जाएगा के कक्षक का, क्योंकि हमने बोहर-बरी द्वारा जो पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि इन्होंने तत्वों के लिए क्या बनाए थे, 4 कक्षक बनाए थे। इन 4 कक्षकों में ही 118 तत्वों को इन्होंने कैसे स्थान दिया है, जगह दिया है। तो हम देखेंगे दूसरा आपका क्या हो जाएगा, L कक्षक, तीसरा हमारा हो जाएगा M कक्षक, और लास्ट यानी चौथा हो जाएगा आपका N कक्षक। इसके बाद भी मैं एक कॉलम बनाऊंगा यहाँ पे, और ये कॉलम होगा इनकी संयोजकता, और मैं एक कॉलम बढ़ा रहा हूँ अपने हिसाब से। एक कॉलम होगा इनकी प्रकृति का, कैसे पता चलेगा
कि कौन सा क्या है। थोड़ा कॉलम आप लोग बढ़िया बनाइएगा, सीधे हाथ से बनाइएगा और हमारी तरह हमको फॉलो मत करिएगा, हम तो उल्टे हाथ वाले हैं। हाँ, काम तो हम दोनों हाथों से कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि मैं किस हाथ से लिख रहा हूँ। मुझे दाहिना हो चाहे बायां हो, हम दोनों से अपना काम चला लेते हैं। अब आप कैसे काम चला लेंगे उतने बहुत है। चलिए, अब हम KLMN इस 4 कक्षक में हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो भी आएगी लिखते चलेंगे और उनकी प्रकृति में क्या लिखेंगे, धातु है, अधातु है या वो उपधातु है, उनकी स्थिति का हम वहाँ पे पता करेंगे। अब कुछ छोटा ही बॉक्स बना करके उसमें थोड़ा मोड़ा समझा देंगे, आइडिया अगर पकड़ में आ जाएगा तो हम लोग वैलेंसी आसानी से निकाल करके समीकरण जो हो जाएगा हम लोग। और यहाँ पे मैं नीचे कुछ ऐसे लिखूँ यौगिक जिनकी की वैलेंसी यहाँ पे नोट कर देंगे, आप उसको रट्टा मार लीजिएगा। फिलहाल में मैं तत्व की बात करूँ तो तत्व की बात करने से पहले इन कक्षकों की स्थिति बता दें कि किस कक्षक में कितने परमाणु रखे जाएंगे। तो K कक्षक में आपको 2 परमाणु रखने हैं और वो केवल एक बार भरा जाएगा। L कक्षक की बात करेंगे तो इसमें 8 परमाणु होते हैं, लेकिन ये क्या होगा, ये 2 बार भरे जाएंगे। और उसके बाद इसमें 18 परमाणु होंगे जिनको कि हम 2 बार भर सकते हैं। तीसरा हमारा N कक्षक है, इसमें हमारा 32 परमाणु होंगे। 32 परमाणुओं की हम स्थिति को यहाँ पे प्रकट करेंगे। अब टोटल अगर हम इनको ऐड करें, 32 जोड़ेंगे 64, 18 36, 8 16 और ये 2, इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे 118 ही संख्या मिलेगी। ना हो तो आप 1 सेकेंड का समय लेकर के इन संख्याओं को जोड़ लीजिएगा। 118 तत्वों को बोहर-बरी ने कैसे यहाँ पे स्थान दिया है। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे तत्व हैं जो संक्रमण तत्व हैं, उनकी स्थिति कन्फर्म नहीं हो पाती, लेकिन जो कि तत्व संक्रमण नहीं है उनकी हम स्थिति के अनुसार उनकी बैलेंस भी निकालेंगे और उनकी प्रकृति भी आपको बताएंगे। अब हम लोग इसमें बारी बारी से पहला तत्व लेते हैं हाइड्रोजन, जिसका कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। आपको पता है कि पहले कक्षक में 2 परमाणु भरने हैं, लेकिन मेरे पास है कितना, 1 ही परमाणु है। तो अब 1 ही परमाणु है, दूसरा कहीं से लाएंगे नहीं, हमने 1 परमाणु भर दिया। और मैं यहाँ पर लास्ट में आपको बता दें कि अंतिम कक्षा में, नोट कर लीजिएगा, अंतिम कक्षा में परमाणुओं की संख्या यदि 4 या 4 से कम हो वही उनकी संयोजकता होती है, और 4 से अधिक होने पर, 4 या 4 से अधिक होने पर इन्हें पुनः उन कक्षा के कक्षकों के जो परमाणु हैं उनसे मुझे घटाना पड़ेगा। तो आप चाहें तो यहाँ नोट में एक बात लिख लें, नोट में अंतिम कक्षा के परमाणु यदि 4 से छोटा हो तो वह संख्या उनकी संयोजकता कहलाएगी, उनकी संयोजकता होगी। अब हम दूसरी बात बता दें कि यदि अंतिम कक्षा के परमाणु यदि 4 से छोटा हो तो, लेकिन हम दूसरी बात यहाँ पे कर दें, यदि 4 या
4 से अधिक हो तो क्या करेंगे, से अधिक हो तो उस कक्षक का परमाणु, तो उस कक्षक के परमाणु से, उस कक्षक के परमाणु से घटाते हैं और यहाँ कुछ अपवाद भी देंगे, और अपवाद को नोट भी करिएगा, आपको हम अलग से क्लियर भी कर देंगे कि वो अपवाद क्यों है। जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन तो अधातु है, लेकिन ये धनावेश रखता है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो होगी ये +1 होगी। अब +1 होने का मतलब वो धातु प्रकृति का होगा, लेकिन धातु नहीं है, ये अपवाद है। मैं यहाँ पे अपवाद लिख दे रहा हूँ कि अपवाद के कारण ही ये धनावेश रखता है, नहीं तो ये धातु नहीं है, ये क्या है, अधातु है। ये अपवाद है इसलिए प्लस में है। और आप जान लीजिएगा कि जो प्लस में होता है, जैसे जो धनायन रखता है वो धातु होता है, और जो ऋणायन रखता है वो आपका अधातु होता है। जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, न धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं न तो ऋणायन की, उसको हम क्या बोलेंगे, अक्रिय गैस बोलेंगे। अक्रिय गैस उसको हम बोलेंगे, वो आपका अक्रिय गैस होगा। अब हम बारी बारी से अब हम हीलियम की बात करेंगे। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। अब इनके कक्षक में 2 परमाणु से ज़्यादा नहीं भर सकते, हाँ 2 से कम तो भर सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक भरना है और एक बार भरना है, तो आपको 2 ही भरेंगे। तो मैं यहाँ आपको उदाहरण दे दूँ, यदि आपको 2 रोटी की भूख है, 2 रोटी मिल जाता है, तो यानी आपका बैलेंस हो गया पेट, यानी आपको तीसरी रोटी खाने की आवश्यकता नहीं है। अब नहीं है तो अर्थात ये क्या होंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, इन्हें भूख नहीं है। तो जब निष्क्रिय हो जाएंगे तो इनकी बैलेंसी क्या होगी, 0 का मतलब है इनको अब कोई रोटी की आवश्यकता नहीं है, जितना चाहिए था उतना मिल गया, तो इनकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। और जैसे ही 0 होगा और उसका क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस हो जाएंगे। तो हीलियम आपकी क्या है, वो आपकी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। अब हम आपसे इतने दिन में हम लोग लगभग 300-400 सब्सक्राइबर के अंडर में चल रहे हैं, लेकिन फिर आपसे एक हम प्रश्न करना चाहेंगे, उसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। आप इतना करिएगा कि आप किस ज़िले से देख रहे हैं। आप मुझे ज़िला मत लिखिएगा, लेकिन आप पहला लेटर ज़िले का लिख दीजिएगा, अपने प्रदेश का। अगर जिस प्रदेश के हों, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आगे आप यूपी लिख देंगे, आगे कोई ज़िला होगा हम समझ लेंगे। यश लिखा होगा, यश से कोई ज़िला होगा तो हम समझ लेंगे। आप ज़्यादा लिखने से बचना चाहते हो तो आप पहला लेटर लिखिएगा अपने स्टेट का और दूसरा लेटर लिखिएगा अपने उस स्टेट का ज़िला। हम उससे समझ जाएंगे कि हमारे इस वीडियो को लोग कहाँ से देख पा रहे हैं, थोड़ी हमको मोटिवेशन मिलेगा। एक टीचर को कुछ नहीं चाहिए सिवाय मोटिवेशन के। टीचर की भूख सबसे बड़ी होती है, उसका सम्मान है। अगर आप दूर से देख रहे होंगे तो बड़ी को मोटिवेशन मिलेगा, तो हम थोड़े और बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे कि हमारे वीडियो को लोग बहुत दूर से लोग देख रहे हैं। और आपसे उम्मीद है कि अधिक से अधिक हम लोग प्यार दें कि हम लोग आगे बढ़ते रहें। हमने हीलियम को बताया था, ऐसे ही तीसरा देखें हम बात करें, हम देखें लिथियम। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा, 3 होगा। अब हमें ऐसे क्या पता कि वो धातु है कि अधातु है, नहीं पता है, लेकिन इसके माध्यम से बता देंगे कि लिथियम क्या है। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है, आपका 3 है, लेकिन आपको बता दिया गया कि इसमें इसकी क्षमता क्या है, 2 की है, 2 से ज़्यादा नहीं भरना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 परमाणु इसमें भर देंगे और वो एक परमाणु कहाँ ले जाएंगे, अगली कक्षा में।
और आपको यहाँ बताए थे कि अंतिम कक्षा के परमाणु यदि 4 से छोटा हो तो वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1। ये अपवाद नहीं है, ये तो रियल है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका धातु हो जाएगा। अब ऐसे ही हम बात करें बेरिलियम की, यानी Be, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है और इसमें पता है कि एक कक्षक में कुल 2 ही परमाणु भरे जाएंगे, तो 2 कहाँ चले आएंगे, इसमें। अब देख रहे हैं कि 2 इसमें आ गया, तो अंतिम कक्षा आपका यही है, तो इसमें आपका क्या है, +2, यानी बेरिलियम भी क्या है, धातु है। और आपको हम यही से जितना आप हमसे जानना नहीं चाहता उसे हम बता दे रहे हैं। हीलियम को छोड़ करके लगभग 90% हमने देखा है कि जिनके उच्चारण के अंत में यम आए वो धातु होती है। जैसे भी आपने देखा हीलियम क्या है, आपकी अक्रिय गैस है। लेकिन हम बात करें लिथियम की, बेरिलियम की, तो ये सब क्या है, धातु हैं। अब हम बात करेंगे बोरान की। अगर हम बोरान की बात करें तो बोरान आपका क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 5 हो जाएगा। तो बोरान की बात, अभी हमने कहा कि बोरान यानी इसमें पीछे 9 आ रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 था, तो इसका कक्षक में क्या भरेंगे, 2 परमाणु, इसमें क्या भरेंगे हम, 3 परमाणु भरेंगे। तो आपको बोरान, हमने कहा ना कि अंतिम कक्षा में है तो धातु होगा, लेकिन कैसी धातु है, इसके कक्षक, इसमें लास्ट में 3 परमाणु यानी 3 वैलेंसी है, तो ये आपका उपधातु। देखिए आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि कौन कौन सी धातुएं हैं, कौन कौन सी आपकी उपधातुएं हैं। तो ये आपकी बोरान आपकी उपधातु है। और उपधातुओं की प्रकृति जानते हैं आप कि उपधातुओं में यदि हम कोई अशुद्धियाँ मिला दें, कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो वो धातु जैसा व्यवहार करना शुरू कर देती है। अब हम बोरान के बाद कार्बन की बात करेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, 2 इसमें चला आएगा और 4 इसमें चला आएगा। तो 4 यहाँ अपवाद भी है। हमने कहा कि अंतिम कक्षा में 4 से छोटा हो तो वही रहेगा, लेकिन एक खुद 4 है, इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे। जब भी घटाएंगे वो सीधे अधात्विक प्रकृति को हो जाएगा। तो आपको घटाओगे तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, और ये क्या बन जाएगा, आपका अधातु। ये आपका अधातु हो जाएगा। वैसे ही हम आगे बढ़ जाएं तो इसके बाद कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 7 है। इस कक्षा में क्या हो जाएगा, 2 और 5 आ जाएगा इसमें। तो 5 आपका 4 से क्या है, ज़्यादा है, तो 8 से घटेगा तो कितना बचेगा, -3 आ जाएगा। -3 आ जाएगा। तो ये आपका जो माइनस में है, देखो प्लस में आ रहा है तो धातु है, और माइनस में आ रहा है तो आपका अधातु हो जाएगा। अब हम लोग ऐसे ही आगे 20 तक जो तत्व हैं उसको आप चाहे तो निकाल लीजिएगा, सीख लीजिएगा। सीखने के बाद आपको यहाँ से वैलेंसी का भी ज्ञान हो जाएगा। वैलेंसी का ज्ञान होने के बाद हम इनकी प्रकृति को जान लेंगे कि कौन कौन से धातु हैं, कौन कौन से उपधातु हैं, कौन अक्रिय है, कौन क्या है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताने वाले हैं कि इसके साथ साथ कुछ जो यौगिक होते हैं, यौगिकों में जो संयोगिताएं होती हैं उनके बारे में, कि उनकी वैलेंसी कितनी होगी। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि चार्ट को आप लोग अधिक से अधिक स्क्रीनशॉट ले लें या किसी को शेयर भी कर दिया करें कि अगले को जानकारी मिल जाए। देखिए यहाँ जगह के अभाव में मैं यहीं पे बना रहा हूँ, कुछ यौगिकों का वैलेंसी दे रहा हूँ, आप रट्टा मार लीजिएगा, तरीका बता रहे हैं। अगर मैं H2SO4 लिखा हूँ और कोई कह दे H2SO4 में सल्फेट SO4 की वैलेंसी क्या होगी, तो ध्यान देना हाइड्रोजन की वैलेंसी इनके ऊपर आ जाती है, SO4 की वैलेंसी इनके ऊपर आ जाती है, आप जानिएगा। तो SO4 का हम निकालना है केवल, SO4 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम ऐसे ही आपको CO3 की बात करें, कार्बोनेट की बात करें, तो कैल्शियम कार्बोनेट देखे होंगे CaCO3, इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, आपको 2 हो जाएगी। अगर हम NO3 की बात करें, NO3 की बात करें तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 हो जाएगी। हम हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी को पता करेंगे तो इसकी वैलेंसी आपकी 1 हो जाएगी। हम यहाँ चिन्हों का ध्यान यहाँ नहीं दे रहे हैं, केवल आपको बता रहे हैं कि आपकी किसकी वैलेंसी 1 होती है। तो हमने देखा OH की वैलेंसी, NO3 की वैलेंसी, CO3 की वैलेंसी और SO4 की वैलेंसी। तो अभी हम
यहाँ कुछ ऐसे और यौगिक हो जो इससे जुड़ते हों, कार्बोनेट जुड़ता है, नाइट्रेट जुड़ता है, सल्फेट जुड़ता है, आपका हाइड्रोक्साइड जुड़ता है। तो ये सब जो जुड़ते हैं इनके वैलेंसी हमने यहाँ पे दिया। चाहे तो इनको पूरा कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट में तो कैल्शियम के भी दो, CO3 के दो से दो कट जाएगा तो CaCO3 हो जाता है। हम NO3 HNO3 लिखते हैं तो हाइड्रोजन का एक, NO3 का एक हो जाएगा। तो ये आपकी यौगिकों की बैलेंसियाँ हैं, ये इतना आप याद कर लोगे तो भैया कन्फर्म है कि आपका 2026 का क्लास 10th बहुत ही आसानी से पार हो जाएगा। अगर ये आप तैयार कर लेते हो चार्ट यदि, तो आपको हम समीकरण यदि बैलेंस करवाते हैं तो बड़ी ही आसानी से समीकरण को आप बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने में मदद मिलेगी। हम आपसे कोशिश करेंगे कि आपको ये तैयार यदि आज हो जाता है, इससे संबंधित वीडियो हम आपको लेकर के नेक्स्ट डे आते हैं और नेक्स्ट डे में क्या करेंगे, आपको उसमें हम जितने भी रिएक्शन होंगे वो आपको इन्हीं के माध्यम से करके बताएंगे। क्योंकि आप इसको कहीं नोट किए रहिएगा, मैं तो सीधे उठूँगा और डाइट बनाना शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें कि हमको अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।